जी, कंटिन्यू करते हैं हम। हम डिस्कस कर रहे थे कि हम जो है वो हेड पार्ट के अंदर स्क्रिप्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। किस स्क्रिप्ट को? जावास्क्रिप्ट को। तो हम उसके लिए एक टैग डिफ़ाइन करते हैं जो कि स्क्रिप्ट होता है और उसके अंदर हम फर्दर अपने जावास्क्रिप्ट का कोई भी कोड जो है वो कर सकते हैं, ठीक है? तो आज हम एक फ़ंक्शन बनाते हैं और देखते हैं कि हम किस तरह से उस फ़ंक्शन को इंक्लूड कर सकते हैं हमारे पेज के अंदर, ठीक है? सबसे पहले हम आईडीज डिफाइन कर देते हैं हमारे टैग्स की। लेट्स सपोज हम पी टैग को आईडी दे देते हैं और इसको हम आईडी दे देते हैं XYZ। ठीक है, और हम चाहते हैं कि हम पी टैग के साथ जो है जो फंक्शन क्रिएट करें, हम पी टैग के साथ जावा स्क्रिप्ट को इंक्लूड करके कुछ काम कर सकें, ठीक है? तो ये जगह इम्पोर्टेंट है। हाँ जी अंबर। सर हमने पी टैग को आईडी क्यों असाइन की है? मैं वही आपको बताने वाला हूँ कि जो हम कोड कर रहे हैं बेसिकली जावास्क्रिप्ट का, हम चाह रहे हैं कि इस पी टैग को पिक करें बाय आईडी। तो हमने लास्ट वीक में जो जावास्क्रिप्ट का कोड पढ़ा था जिसमें हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और आईडी से हम पिक करते हैं उसको। तो आज भी हम उसको एलिमेंट को पिक करेंगे बाय आईडी, तो इसलिए मैंने पहले उसको आईडी असाइन कर दिए, ठीक है? हम एक फंक्शन बनाने लगे हैं जावास्क्रिप्ट में। तो इसे आप जैसे ये बिल्कुल सेम फंक्शन होगा जैसे हमने सी प्लस प्लस के अंदर जो है वो फंक्शंस को क्रिएट किया था और उनको कॉल किया था। तो यहाँ पे हम माय फंक्शन या कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैं इतना ही रहने देता हूँ और इसकी भी इसी तरह से कर्ली ब्रेसेस होंगी। और इसके अंदर आपका कोड आप डिफाइन करेंगे जो कि आपने लास्ट वीक में सिंपली उसको एक बटन के अंदर डिफाइन किया था। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, और आईडी हमने क्या रखी हुई है? हमने XYZ रखी हुई है, ठीक है, जिसके ऊपर आप ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं। और उसका जो इनर HTML है उसको आप क्या करना चाहते हैं? उसको चेंज करना चाहते हैं। तो क्योंकि पी टैग के अंदर टेक्स्ट है तो आप यहाँ पे उसका टेक्स्ट चेंज करना कर सकते हैं। सेमीकोलन और टेक्स्ट क्या लिखेंगे आप? दिस इज अच्छा, पहले लिखा हुआ है दिस इज अबाउट द लेक्चर ऑफ वेब डेवलपमेंट। अब हम उसको चेंज करना चाहते हैं, दिस इज वेब डेवलपमेंट लेक्चर, ठीक है? तो हम अभी इस फंक्शन को इतना ही रहने देते हैं सिंपल, और देखते हैं कि हम किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। अभी फिल वक्त जो है आप इसको कंसिडर करें कि ये स्क्रिप्ट हमने डिफाइन किया है विद इन अ फंक्शन। ये तब भी काम करेगा जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है? तो कॉल हम किस तरह से कर सकते हैं? हम एक तो ये कर सकते हैं कि यहाँ पे एक बटन बनाएं
जिस तरह लास्ट वीक में हमने किया था, और उस बटन के अंदर ऑन क्लिक के अंदर हम ये फंक्शन डिफाइन कर दें। तो हम एक यहाँ पे इनपुट ठीक है, आज हम इनपुट को यूज नहीं करते, आज हम यूज करते हैं बटन, ताकि साथ साथ हमें जो है HTML5 के जो टैग्स हैं उनका भी पता चलता जाए। ठीक है, तो HTML5 में जो बटन के तौर पे यूज होता है वो हम बटन टैग को यूज करते हैं। ठीक है, और इसमें हम डिफाइन करते हैं इसकी टाइप। पहले तो ये देखते हैं कि हमारे पास सिर्फ टैग को डिफाइन करने के बाद हमारे ब्राउज़र पे क्या इफेक्ट आता है। और दूसरा, इसको जो है वो इसका जो ऑटो रिफ्रेश है उसको भी ख़त्म कर देते हैं, ताकि ठीक है, इसको मैंने कमेंट कर दिया ताकि वो ऑटो रिफ्रेश ना हो। ठीक है, आप ब्राउज़र के अंदर देख सकते हैं कि आपके पास एक छोटा सा बटन क्रिएट हो गया। अब ये बटन आप प्रेस भी कर सकते हैं। ये अब इतना छोटा क्यों है? क्योंकि इसका भी आपने कोई नाम नहीं रखा। आप इसका नाम रखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली अपनी विड्थ को और हाइट को एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, और इसका नाम हम डिफाइन करते हैं इसके अंदर, क्लिक मी। ठीक है, सेव करते हैं और वापस जाके चेक करते हैं। ठीक है, क्लिक मी। अब इस बटन को हम डिफाइन करेंगे इसकी प्रॉपर्टी को कि ये ऑन क्लिक के ऊपर किसको कॉल करे। ऑन क्लिक के ऊपर ये उस फंक्शन को कॉल करे जो हमने डिफाइन किया है एफिशिएंसी। ठीक है, तो हम इसको फंक्शन को भी जो है वो कैमल स्टाइल में इस्तेमाल करें ताकि हमें आदत हो। और हमने एक बटन टैग क्रिएट किया है HTML5 का, जिसमें उसकी टाइप बताई है और साथ में हमने ऑन क्लिक बता दिया है कि किसको कॉल करना है। ठीक है, तो फंक्शन के साथ जो है वो ब्रेसेस भी आएंगी। और इसको जो है वो चेक करते हैं अपने ब्राउज़र के अंदर, सेव करते हैं और देखते हैं कि क्या। ठीक है, जब भी आप क्लिक करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो चेंज हो गया है। अंबर, आई होप कि आपको अब समझ आ गई कि हमने क्यों उसका जो है आईडी डिफाइन किया था, ताकि हम जो है उसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें। ठीक है, इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, आप जो हैं वो जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए उसकी CSS को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हम वो भी आज देखते हैं कि हम एक फाइल की CSS को कैसे चेंज, एक टेक्स्ट की उसकी CSS को कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हम इसी तरह इस आईडी को पिक करेंगे और साथ में क्या करेंगे, साथ में हम उसकी CSS की जो प्रॉपर्टीज़ हैं डिफरेंट, उनको चूज़ करेंगे और साथ में उनके ऊपर उनकी प्रॉपर्टीज़ की जो वैल्यूज़ है वो असाइन कर देंगे। ठीक है, आप अगर अपनी कोर्स आउटलाइन को देखें तो उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं रिगार्डिंग, अगर HTML की बात करें, CSS की बात करें, आपकी जावास्क्रिप्ट और jQuery उसकी बात करें, तो मोस्ट प्रोबेबली हम HTML और CSS की काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं वो कवर कर चुके हैं। अब हमें ये देखना है कि हम पेज किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं उसके अंदर। तो
तो हम होपफुली नेक्स्ट क्लास के अंदर अपना जो काम है जावास्क्रिप्ट का और जेक्वेरी का, उस पर थोड़ा सा फोकस ज़्यादा करेंगे। आज थोड़ा सा ये है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें कंप्लीट करना ज़रूरी है, तो वो कर लें। और इन दोनों चीज़ों के साथ हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से हम जो है पेज क्रिएट कर सकते हैं HTML का, ठीक है, किस तरह से हम चीज़ों को डिफाइन कर सकते हैं। जी अंबर, सॉरी ज़िले हुमा। सर मुझे ये पूछना है कि ना जी ये स्टाइल फाइल और ये इंडेक्स कंबाइन कैसे होते हैं, क्योंकि मैंने प्रोग्राम किया था मेरी कंबाइन नहीं हो रही थी। ये दोनों लहदा ना रन होती हैं, स्टाइल वाला सिर्फ मेरा कोड एज इट इज शो देता है। क्वेश्चन दोबारा से पूछें। सर ये स्टाइल और ना HTML वाली फाइल कंबाइन करने के लिए आप कौन सा स्पेशल यूज करते हैं फंक्शन, वो बता दें। और मेरी ना कंबाइन नहीं हो रही थी फाइल। ठीक है, उसके लिए बेसिकली मैंने आज एक्सप्लेन किया था कि हम ये लिंक टैग है उसको यूज़ करते हैं और उसको बताते हैं कि ये स्टाइल शीट है, ठीक है। क्योंकि लिंक आप जावास्क्रिप्ट की फाइल्स को भी कर सकते हैं, उसमें फिर आपका जो ये REL की प्रॉपर्टी होती है उसको आप डिफाइन करते हैं कि ये जावास्क्रिप्ट है। तो लिंक के अंदर आप पहले तो उसकी कैटेगरी बताते हैं कि किस कैटेगरी का ये लिंक है, और उसके बाद आप उस लिंक का एड्रेस दे देते हैं कि जहाँ पे आपने उसको डिफाइन किया होता है। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर आप यही वे यूज़ कर रही हैं तो आप हो सकता है कि उसको सही तरह से उसका पाथ डिफाइन नहीं कर पा रही, ठीक है। तो वो चेक करें, अदरवाइज ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हो ना। अच्छा, हम इसकी CSS को चेंज करना चाहते हैं। हम CSS को किस तरह से चेंज कर सकते हैं कि हम यहाँ पे बाकी सारा काम वही होगा कि हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट की जो एलिमेंट्स हैं उनमें से एक सर्टन आईडी जिसको हमने असाइन की हुई है उसको पिक करते हैं जो कि XYZ है, और उसकी आगे CSS की स्टाइल की प्रॉपर्टी को चेंज करना है। तो हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, डॉट डॉट के बाद हम उस लिखते हैं स्टाइल, और स्टाइल के बाद लिखते हैं उस स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के बारे में, जो एट्रीब्यूट के बारे में जो आप चेंज करना चाहते हैं। अजीम कुछ कहना चाहते हैं आप? लेट्स सपोज हम इसका कलर जो है वो चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, कलर, और उसको क्या वैल्यू असाइन करना चाहते हैं वो हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिख देते हैं, ठीक है। इसको हम रेड कलर असाइन करना चाहते हैं, ठीक है। इसको सेव करते हैं और चेक करते हैं अपने ब्राउज़र के अंदर, दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। और जैसे कि पहले टेक्स्ट को चेंज कर रहा था क्लिक मी, अब क्या करेगा, अब ये उस CSS की प्रॉपर्टी को चेंज कर देगा। जो कि पहले ब्लैक था अब उसका कलर क्या कर दिया उसने, रेड कर दिया। इसी तरह आप डिफरेंट और प्रॉपर्टीज़ को भी एक्सप्लोर करें अपने तौर पे, और वे यही है कि आप उसको बाय ID पिक करें, और यहाँ पे जब आप डॉट स्टाइल डॉट यूज़ करेंगे तो अगर ड्रीमवेवर यूज़ करें तो डिफरेंट ऑप्शंस आपको ऐसे पूछ लेगा, अदरवाइज आप जो है खुद भी डिफरेंट जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे फॉन्ट साइज हो सकता है, ठीक है, तो आप फॉन्ट साइज को जो है यूज़ कर लें और उसको इंक्रीज कर दें 30 पिक्सल। इसको रिफ्रेश करें और दोबारा से चेक करें कि किस तरह से है, ठीक है। आप देखिए उसका फॉन्ट साइज जो है वो चेंज हो गया। तो जावास्क्रिप्ट को आप इस तरह से इंक्लूड कर सकते हैं, अपनी डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ जो है उसको कोड कर सकते हैं, ठीक है। जावास्क्रिप्ट को आप हेड पार्ट में भी इंक्लूड कर सकते हैं, और इसी जावास्क्रिप्ट को आप जो है वो बॉडी पार्ट में भी इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्रेफरेबल यही है कि आप इसको हेड पार्ट में इंक्लूड करें,
मैंने सेव किया है और सॉरी मैं इसको सेव करता हूँ और ब्राउज़र के अंदर जाके दोबारा से चेक करता हूँ कि क्या अभी भी ये काम कर रहा है। ठीक है, तो आप जावास्क्रिप्ट को जो है वो बोथ वेज यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कुछ पेजेस की प्रॉपर्टीज़ को देखें, कुछ पेजेस का कोड देखें, उसका सोर्स कोड देखें, तो आपको पता चलेगा कि कुछ जावास्क्रिप्ट की जो स्क्रिप्टिंग है वो डिफाइन की हुई है एट द एंड ऑफ द पेज। ठीक है, पेज के लास्ट पे फुटर वाली साइड पे जाके भी उन्होंने जो है वो डिफाइन किया हुआ है जावास्क्रिप्ट को। तो जावास्क्रिप्ट को आप डिफाइन कर सकते हैं बॉडी पार्ट में भी और हेड पार्ट में भी, लेकिन सबसे प्रेफरेबल यही होता है कि आप इसकी अलग से एक फाइल मेंटेन करें। उस फाइल के अंदर जो है आप जितनी भी आपकी स्क्रिप्ट हैं आपके जावास्क्रिप्ट के, उनको डिफाइन करें और उसको इंक्लूड कर लें। लेट्स सपोज हम इसी का एक जावा फाइल बनाते हैं और इसको इंक्लूड करते हैं। वापस जाते हैं हमारे कोड साइड पे और न्यू फाइल करते हैं। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ है, उसको सिलेक्ट करते हैं और क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, इसको सेव करते हैं। इसके लिए एक अलग से फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पे जावा के नाम से सेव कर लेते हैं। इसकी एक्सटेंशन JS होती है, जावास्क्रिप्ट। और अब जो कोड हमने हमारे हेड पार्ट में या बॉडी पार्ट में डिफाइन किया था, उस कोड को हम पिक करके यहाँ ले आते हैं। ठीक है, इसको सेव करते हैं। ठीक है, और इसको हम इंक्लूड करते हैं हमारी हेड पार्ट के अंदर। ठीक है, जिस तरह से हमने स्क्रिप्ट टैग को यूज़ किया था, हम उसी स्क्रिप्ट टैग को यूज़ करेंगे, क्योंकि उसको बताएंगे कि ये हमारा स्क्रिप्ट है बेसिक। ठीक है, उसमें हम सोर्स जो है ना, वो हमारी वो फाइल डिफाइन कर देंगे जो कि हमने java.js की फाइल क्रिएट की है। और इसको चेक करते हैं। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट को या किसी भी स्क्रिप्ट को, jQuery की स्क्रिप्ट को भी यूज़ करना हो तो हम उसको इंपोर्ट करते हैं यूजिंग स्क्रिप्ट टैग। ठीक है, और साथ में हम उसकी टाइप भी डिफाइन कर देते हैं। ताकि हमें याद रहे कि ये हमारा एप्लीकेशन की जावास्क्रिप्ट फाइल है। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है आपका तो पूछ लें, ताकि हम फिर थोड़ा सा jQuery को इंक्लूड करें इसके अंदर। कोई क्वेश्चन नहीं है? अच्छा, jQuery के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमें कुछ लाइब्रेरी जो है वो इंक्लूड करनी पड़ती है और बताना पड़ता है कि इस लाइब्रेरी को यूज़ करना है हमने। jQuery में क्या होता है कि आप मोशंस क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि जावास्क्रिप्ट में आपने देखा है कि आप इंटरेक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं, आप टेक्स्ट को, कलर्स को चेंज कर सकते हैं रन टाइम पे।
इसी तरह जावा jQuery क्या करती है कि आपको एनिमेशंस प्रोवाइड करती है रन टाइम पे, और स्मूथ एनिमेशन प्रोवाइड करती है। आप उसको उसकी ड्यूरेशन वगैरह भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम उसको थोड़ा सा देखते हैं और ये देखते हैं कि हमें किस तरह से jQuery को इंक्लूड करना होता है, ठीक है। तो हम अपने ब्राउज़र पे जाते हैं और यहाँ पे सर्च करते हैं jQuery.com और साथ में सर्च करते हैं how to सॉरी आप यहाँ से jQuery की अपनी एक वेबसाइट से करंट जो स्टेबल वर्जन है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर और उसको साथ में इंक्लूड कर सकते हैं। एक वे तो ये है, ठीक है। दूसरा वे ये है कि आप गूगल की जो है, गूगल आपको कुछ लिंक प्रोवाइड करता है अपनी लाइब्रेरीज के, आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम एक वे देखते हैं कि हम इसको डाउनलोड करके तो किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ से रीड कर सकते हैं कि किस तरह से आप लिंक कर सकते हैं, किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं और उसको जो है ना लिंक कर सकते हैं अपनी HTML के साथ, ठीक है। और दूसरा, आप सर्च कर सकते हैं गूगल की लाइब्रेरीज को, और सिंपल वे ये है कि आप जो रिकमेंडेड है वो ये लिंक कॉपी कर लें और अपनी फाइल में इंक्लूड कर लें, क्योंकि गूगल जो है वो मेंटेन करता है लेटेस्ट वर्जन्स को और स्टेबल वर्जन्स को। तो आपको कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ती है कि आप अगर 2 साल बाद 3 साल बाद भी jQuery के अंदर कुछ कोड करें तो आपको अपडेटेड जो है वो अपडेट करना पड़ेगा कुछ, ठीक है। तो जैसे हमने पहले स्टेबल वर्जन को डाउनलोड किया, तो हम प्रेफर करते हैं एज डेवलपर्स के आप जो है लाइब्रेरीज को इंक्लूड करें जो कि ऑलरेडी गूगल ने आपको प्रोवाइड की हुई हैं। उसका बेनिफिट यही होता है कि आपको बार बार जो है अपनी फाइल्स को अपडेट नहीं करना पड़ता, ठीक है। मैं दोबारा से अपने ड्रीमवेवर के अंदर आता हूँ और यहाँ पे जो है उसको पेस्ट करता हूँ, ठीक है। आप देखें कि सेम हमने स्क्रिप्ट टैग को यूज़ किया और उसी स्क्रिप्ट टैग में हमने जो एड्रेस है वो गूगल की लाइब्रेरीज का दे दिया और उसमें जो सर्टन jQuery की लाइब्रेरी है उसको इंपोर्ट कर लिया है। और फर्दर हम jQuery को किस तरह से यूज़ करेंगे हम देखते हैं। इसको सेव करते हैं और थोड़ा सा jQuery का कोड को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, jQuery के अंदर ये डॉलर साइन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सबसे पहले डॉलर साइन, इसमें लिखते हैं डॉक्यूमेंट। आप देखेंगे थोड़ा सा जो सिंटैक्स है वो डिफरेंट है, लेकिन आपको रिजेम्बलेंस मिलेगी कहीं ना कहीं।
तो यहाँ पे भी आप पहले डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, और रेडी, उसके बाद फंक्शन लिखते हैं। यहाँ पे आप कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं, ठीक है, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर फिर आप डिफाइन करते हैं कि कंपोनेंट मेरा डॉलर और साथ में मेरा पी टैग या कोई भी ऐसा एलिमेंट जो आप चूज करना चाहते हैं, ठीक है, और उसके बाद फर्दर जब उसके ऊपर क्लिक हो तो उसके ऊपर क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो, ठीक है, उसके ऊपर ऑपरेशन ये परफॉर्म हो कि दिस से मुराद ये कि हम पी के ऊपर ही ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं, तो दिस डॉट वो क्या करे, आपको डिफरेंट यहाँ पे प्रॉपर्टीज भी मिल रही हैं, तो जब भी आप डॉट प्रेस करेंगे तो आपको डिफरेंट प्रॉपर्टीज नजर आएंगी। इस वक्त मैं ये चाह रहा हूँ कि वो हाइड हो जाए, ठीक है, और सेमी कॉलन से इसको टर्मिनेट करेंगे और इसको थोड़ा सा सेव करते हैं और चेक करते हैं। ठीक है, अब आप इसके कोड को थोड़ा सा दोबारा से रीड आउट करने की कोशिश करें कि हमने क्या किया कि इस डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट किया है और उसके अंदर एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, उस फंक्शन के अंदर हम पी को सिलेक्ट कर रहे हैं। अली हसन कोई मसला है बेटा? अली हसन, हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे पी टैग को, मैंने कहा कोई मसला है बेटा? नहीं सर। अच्छा, फिर जरा एहतियात से बैठे हैं। सर वो मक्खी आ गई थी। मक्खी आ गई थी? तो मोबाइल के ऊपर मक्खी आ गई थी? जी सर, वो मेरे ऊपर आके बैठ गई। अच्छा, फिर? तो बच गया, बहुत मुश्किल से बचा सर। शुक्र है उसने खा नहीं लिया आपको। तो नहीं, बहुत डर लगता है उससे सर। अच्छा, हम कंटिन्यू करें? जी ठीक है, हमने डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट किया और उसके अंदर हमने फंक्शन डिफाइन किया, फंक्शन के अंदर हमने पी टैग को चूज किया और उसके ऊपर डिफाइन किया है कि जब पी टैग के ऊपर क्लिक हो तो क्या फंक्शन परफॉर्म करना है। तो हम नेक्स्ट कह रहे हैं कि $दिस यानी कि पी टैग ही वो हाइड हो जाए। हम इसको सेव करते हैं और चेक करते हैं हमारे ब्राउज़र में अगर हमारी लाइब्रेरी जो है वो प्रॉपरली इंक्लूड हो गई है। तो आप देखें कि जब मैं क्लिक करता हूँ पी टैग के ऊपर तो मेरा जो पी टैग है वो डिसअपीयर हो जाता है। इसको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करते हैं कि हमारा H1 टैग जो है वो चेंज हो, हाइड हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डिफाइन करता हूँ H1 हाइड, ठीक है, और इसको देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। मैं P के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरा H1 हाइड हो रहा है, ठीक है। तो आप इसकी वर्किंग को देखें, आप खुद भी इसको कोड करने की कोशिश करें, और अगर आप ये इंक्लूड नहीं करते हैं इसकी लाइब्रेरी को तो मोस्ट प्रोबेबली आपका जो कोड है jQuery का वो भी रन नहीं करेगा, ठीक है। इसी तरह आप jQuery के अंदर और भी काम कर सकते हैं। आप डिफरेंट मोशंस क्रिएट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, आप साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। उसको भी देखते हैं हम, क्योंकि हमारा ये सेशन ख़त्म होने वाला है तो हम नेक्स्ट सेशन में दोबारा से आते हैं नेक्स्ट क्लास में।
और उसमें jQuery के ऊपर और भी एग्जांपल्स जो हैं उनको कवर करते हैं, ताकि हमें थोड़ा सा jQuery का आइडिया हो कि हम किस तरह से इसको जो है वो यूज़ करते हैं। इसके बहुत सारे मेथड्स हैं आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे क्लिक है, डबल क्लिक है, हॉवर है, फोकस है, ब्लर है। तो जहाँ पे हमने इसको क्लिक को यूज़ किया है, यहाँ पे आप और भी डिफरेंट मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं, और इसकी लाइब्रेरी अच्छी खासी एक्सटेंडेड है। तो हमें सब कुछ तो याद नहीं होगा, लेकिन हम जैसे जैसे यूज़ करते जाएंगे कुछ चीज़ें, जैसे क्लिक है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, फेड इन फेड आउट हैं, इस तरह की चीज़ें। तो हमें आहिस्ता आहिस्ता जो जो हम यूज़ करते जाएंगे उनको हम जो है वो अपने जहन में भी रखेंगे, और अगर जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है और हमें जहन में नहीं होते तो हम उसको सर्च भी कर सकते हैं, या हम jQuery की लाइब्रेरी को एक्सप्लोर भी कर सकते हैं, उसकी डॉक्यूमेंटेशन को देख सकते हैं। ठीक है, तो हम आज jQuery की मदद से कुछ एनिमेट भी करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हम एनिमेशंस क्रिएट कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है सिलेक्टर। ठीक है, ये हमारे सिलेक्टर्स हैं बेसिकली, जो कि हम डॉलर साइन के साथ यूज़ करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे भी सिलेक्टर यूज़ कर रहे हैं, इस सिलेक्टर के ऊपर हम क्लिक करवा रहे हैं, और नीचे जो हमारा सिलेक्टर है डॉलर साइन H1, ये सिलेक्टर हम पिक कर रहे हैं तो किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। वो ऑपरेशन क्या परफॉर्म कर रहे हैं? हाइड। ठीक है, तो हम H1 की मदद से HP टैग की मदद से H1 के ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, कौन सा? हाइड का। ठीक है, तो हम हमें ये चीज़ जो है ना वो याद रखनी है कि हम jQuery को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। अच्छा, उतनी देर कुछ सिमेंटिक एलिमेंट्स होते हैं। जी अंबर। सर ये आपने पहले पी टैग जो है वो सिलेक्ट किया है, फिर देन क्लिक लगाया, उसके अंदर फंक्शन। सर ये समझ नहीं लगा कि किस तरह से इसकी अरेंजमेंट है। हमने क्या क्या चीज करने के लिए हम किस तरह से किस चीज को सिलेक्ट कर रहे हैं? देखिए, आपने ऑपरेशन परफॉर्म करना था कि आप क्लिक करें एक एलिमेंट के ऊपर, और उसी एलिमेंट को हाइड कर सकते हैं, उसी एलिमेंट के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। लेट्स सपोज कोई इमेज के ऊपर क्लिक करता है, तो आप चाहते हैं कि वो इमेज जो है ना वो एक ओवरले क्रिएट हो और वो जूम इन हो और स्क्रीन के ऊपर जो है ना वो पॉपअप हो जाए। इस तरह का आपने इफेक्ट देखा होगा काफ़ी वेबसाइट्स में, कि आप इमेज के ऊपर क्लिक करते हैं तो इमेज जो है ना वो बड़ी होकर सामने आ जाती है, सराउंडिंग में जो है ना लाइट ब्लैक सा कलर आ जाता है, और इमेज आपको प्रॉपरली विजिबल होती है एक बड़े स्केल के अंदर। ठीक है, तो ये jQuery क्या कर रही है? आपको फैसिलिटेट कर रही है इन ऑपरेशंस के ऊपर। हम किस तरह से करते हैं? हम पहले डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करते हैं, उस डॉक्यूमेंट के अंदर फिर हम जिसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म जिससे ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, यानी कि जिसकी मदद से ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, हम उसको चूज करते हैं। यहाँ पे हमने पी टैग को चूज किया था कि हम पी टैग के ऊपर जब क्लिक करें, साथ में हमने डिफाइन किया है डॉट क्लिक। जब पी टैग के ऊपर क्लिक हो तब क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो, उसको हम उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये क्या है? एनवेलप है डबल ब्रैकेट के अंदर, डबल फंक्शन के अंदर ये एनवेलप है हमारा H1 जो ऑपरेशन हमने परफॉर्म करना है H1 के ऊपर। ठीक है, पहला इसका फंक्शन ये है, फर्स्ट इन्वेलप इसमें हो रहा है, सेकंड इन्वेलप जो है ना वो इसके अंदर हो रहा है। ठीक है, और जो सिलेक्टर है हमारा, जिसकी मदद से हम वो काम कर रहे हैं, वो एक मेथड के अंदर जो है ना इन्वेलप है, जो कि बेसिकली डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करता है, और डॉक्यूमेंट के अंदर उस एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं, फिर जो ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है वो डिफाइन करते हैं। जी अंबर। सर जब हम लोगों ने H1 टैग पे कोई वर्किंग करनी है, मतलब H1 टैग पे वर्किंग करने के लिए हमारा P टैग को सिलेक्ट करना जरूरी है? मतलब आपने कहा ना कि एनवेलप है ये। देखें, ये एक एग्जांपल है। आप यहाँ पे ओके। H1 टैग भी दे सकते हैं कि आप H1 की मदद से H1 के ऊपर ही, जैसे हमने लास्टली देखा था कि P टैग को हम यूज़ कर रहे थे और नीचे H1 की जगह पे दिस लिखा हुआ था। दिस का मतलब होता है कि जो सिलेक्टर है बेसिकली उसी को यूज़ कर रहे हैं। सिलेक्टर यहाँ पे क्या है? P, जो कि सिलेक्ट कर रहा है।
ठीक है, यानी कि जो के जिसकी मदद से ऑपरेशन परफॉर्म करना है हमने, तो उसी के ऊपर परफॉर्म करना है, तो हम यहाँ पे दिस कर देते हैं। ठीक है, तो आप अगर H1 के ऊपर ही परफॉर्म करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप H1 कर दें। ठीक है, जब H1 के ऊपर क्लिक होगा अकॉर्डिंग टू दिस कोड, तो वो क्या होगा, वो हाइड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब H1 के ऊपर जो है वो हाइड हो रहा है। अब मैं P के ऊपर क्लिक करूंगा तो वो हाइड नहीं होगा, क्योंकि सिलेक्टर वो नहीं है। सिलेक्टर कौन है? सिलेक्टर H1 टैग है। H1 टैग की मदद से ही हम H1 को हाइड कर रहे हैं या कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। स्पेसिफिकली इस कोड की बात की जाए तो इसमें तो हम हाइड कर रहे हैं। ठीक है, हम अभी एनिमेशन का भी कोड देखते हैं कि किस तरह से हम एनिमेट कर सकते हैं। उसमें भी सिंपल आप क्या करते हैं कि एक मेथड यूज करते हैं एनिमेट का, और जहाँ पे अगर आप लोगों को इस कोड की थोड़ी बहुत समझ आई है तो हम जो है वो एनिमेट का भी जो कोड है उसको भी समझने में हमें आसानी होगी। अगर आप इसको गेट करेंगे कि आपका जो फाइनल आपका रिजल्ट होता है, आपने जो करना होता है, वो दो एनवेलप्स के अंदर होता है। ठीक है, दो फंक्शंस के अंदर होता है। फर्स्ट फंक्शन जो है ना वो डॉक्यूमेंट को डिफाइन कर रहा होता है, दूसरा फंक्शन उस सिलेक्टर